हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल क्लास में। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों के फिजिक्स के पेपर बहुत अच्छे हुए। बिल्कुल बच्चों, उसी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के पेपर में धमाल मचाना है, महातांडव करनी है। और महातांडव किस प्रकार होगा, एक छोटी सी प्लानिंग हम लेके आ रहे हैं। हो जाओ तैयार, कॉपी पे निकाल लो। आप आज की क्लास में हम अपने मॉडल पेपर, केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले जो बचे हुए गैप है, मतलब 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, इन बचे हुए गैप में आपको यह बात नोटिस कर लेनी है कि किस प्रकार केमिस्ट्री में हम पूरी तैयारी करें कि हम लोग जीरो से हीरो बन जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। तो बच्चों जल्दी हो जाओ तैयार। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वो फॉर्मूला जिससे हम केमिस्ट्री में 70 में से 60 आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। और बहुत ध्यान से अगर आज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार केमिस्ट्री की तैयारी करें कि सिर्फ मात्र 2 से 3 दिनों में हम केमिस्ट्री के पेपर को बहुत अच्छा करके आए। जैसा कि कहा जाता है, पेपर को फाड़ के आए। तो फाड़ के आने का मतलब वो नहीं होता कि पेपर को फाड़ दे। फाड़ के आने का मतलब होता है कि इस प्रकार अपनी नॉलेज को कॉपी में लिख दे कि एग्जामिनर भी सोचे कि बच्चा किसी बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया है। तो हो जाओ बच्चा तैयार। आज की क्लास के लिए आप क्या करिए, कॉपी पेपर निकाल लीजिए। हम आपको बताने वाले हैं वो फॉर्मूला जिससे हम मचाएंगे महातांडव। जैसा कि पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं, पेपर हम लोग की जो है वो 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल आने से पहले केमिस्ट्री में मचेगा महातांडव। महातांडव की क्लासेस कुछ इस प्रकार से है कि किस प्रकार हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 अंक वाले 6 क्वेश्चन आएंगे जो बहुविकल्पी, मतलब 6 का छक्का है। अगर आप सीधा सीधा बहुविकल्पी क्वेश्चन सीधा सीधा चेक करेंगे तो आईपीएल में हर छक्का लगने पर जैसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बोनस मिल जाते हैं, उसी प्रकार केमिस्ट्री के 6 के 6 क्वेश्चन अगर आप एक बिल्कुल 100% आप सही कर दिए तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे का 6 का 6 बहुविकल्पी सही हो गया, मतलब बाकी चीजें भी 100% सही हो जाएगी। उसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे 8, अति लघु पार्ट 1 आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, कॉपी में इसको नोट करते चलिए। इस प्रकार आपके माइंड में रहेगा कि किस प्रकार हम अपनी केमिस्ट्री की पूरी तैयारी इन बचे हुए गैप में कर ले, क्योंकि 7, 8, 9, 10 और 11 इन बचे हुए 5 दिनों के अंदर केमिस्ट्री में हमें बहुत अच्छा करके जाना है, क्योंकि आपके मार्क्स आपको प्रमोट करेंगे। अभी तक जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई वो आज के सेशन से जुड़े और 100% आप इस सेशन में देखकर आप याद कर सकते कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 3 अंक वाले 4 अति लघु, 4 अंक वाले 4 लघु, 5 अंक वाले 4 दीर्घ, इन पे 100% फोकस करना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न यही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर करना है महातांडव, पेपर को करना है बहुत अच्छा, मार्क्स लाने हैं डिस्टिंक्शन वाले, तो कहीं मत जाइए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए 7 अप्रैल जैसा कि आज का डेट है, हमारे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के पेपर देके आए हुए, हारे हुए, थके हुए, कुछ के खुशनुमे चेहरे हमें दिख रहे हैं। तो सभी को उम्मीद करते हैं जो भी पेपर करके आए हैं सबके पेपर बहुत अच्छे हुए। जो हमारी टीम द्वारा क्वेश्चन पेपर बताए गए हैं 100% बच्चों का कमेंट्स था कि सर बिल्कुल आ रहे हैं। तो बिल्कुल जिस प्रकार आपकी तैयारी अभी तक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और हिंदी में हुई है, बिल्कुल 100% केमिस्ट्री की तैयारी उसी पैटर्न पे होगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। आप पेपर को देखकर ही कहेंगे यस सर, हमारे सर ने इसको पढ़ाया था। 7 अप्रैल जैसा कि आज का है, आज की टॉपिक है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर सॉल्यूशन। किसकी? केमिस्ट्री की। अगर कुछ हासिल करना है तो एकदम मन लगा के ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार हमारे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पेपर है और कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। 7 अप्रैल के बाद अगर हम 8 अप्रैल को आएंगे तो 8 अप्रैल की तैयारी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हम रखते थे मॉर्निंग बैच। बच्चों मॉर्निंग जैसा कि कहा जाता है कि उस समय ब्रह्म बेला होता है, ब्रह्म बेले में पड़ी हुई सारी चीजें हमारे माइंड में आती है। तो आप कहीं मत जाइएगा, शुरू सेशन से जुड़िएगा। सुबह 7 से ज्यादा अबव आपकी डिमांड 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब तक रहेगी तब तक
केमिस्ट्री की पूरी बचे हुए 2 दिन की तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको लिखवाएंगे। और शाम की तैयारी हमारी 7 से 10 चलेगी, जो पूरे बुक से लगभग 36 लॉन्ग क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। मतलब इस प्रकार 20 अंक आपके हो जाएंगे पक्के, क्योंकि हमें लाना है 70 में से 70, और 70 में से 70 नहीं तो 70 में से 65 हमेशा 100% अगर आएगा तो वो इकट्ठा तो आएगा नहीं, इकट्ठा कोई भी काम करोगे तो फट जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके। तो 20 नंबर हम पाते हैं कब, 8 अप्रैल को। उसके बाद अगर हम बात करें 9 अप्रैल, 9 अप्रैल की तैयारी, हमारा जो फॉर्मूला कहता है न्यूमेरिकल कैसा होगा, फॉर्मूले कैसे होंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सभी पूरे बुक से क्वेश्चन, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों की जो सबसे वीक पॉइंट है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। बच्चों को याद नहीं होते, बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही, तो बच्चों आप बिल्कुल मत परेशान होइए, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, आपको झुकने नहीं देगी, क्योंकि याद करिए फरवरी फायर था, ठीक है। तो बिल्कुल उसके बाद हम बात करेंगे शाम की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में 7 से 10 क्लास चलेगी, जिसमें सभी चैप्टर की प्रयोगशाला विधि। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईयूपीएससी, तो आईयूपीएससी बिल्कुल बच्चा बेसिक से बताएंगे कि किस प्रकार हम बिल्कुल बेसिक से आईयूपीएससी कर सके। उसके साथ साथ जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समीकरण, कौन से समीकरण, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आप देखिए 3 पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं, जो हम लोग तैयारी करेंगे 9 अप्रैल। 9 अप्रैल की बात करेंगे तो इसमें 20 अंक आपका फिर हो जाएगा पक्का, तो 20-20 हो गए आपके 40। आइए बच्चों नेक्स्ट प्लानिंग देखिए, 10 अप्रैल 3 अंक और 4 अंक वाले पूरे बुक से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 3 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस प्रकार हम तैयारी करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। और उसी दिन 10 से 12 की क्लास चलेगी, जिसमें बहुविकल्पी अति लघु का संपूर्ण संग्रह, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार 22 अंक आपके हो जाएंगे पक्का। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास चलाएंगे शाम को। उस शाम की क्लास में मचेगा महातांडव, बिल्कुल जैसे होता है ना दिवाली की एक रात हम लोग बम फोड़ते हैं, तैयारियां शुरू करते हैं, उसी प्रकार एग्जाम की एक रात पहले हम लोग इतनी तैयारी करेंगे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 50 अंक तो कहीं नहीं गए। जो बच्चा बिल्कुल गिरा हुआ है, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं कर पाती, वो 50 अंक 100% लाएंगे, ये गारंटी हमारी। अगर आप हमारे फॉर्मूले से चलेंगे, हमें साथ देंगे, जिस प्रकार केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप साथ देंगे, जिस प्रकार आप फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ में देते हुए आए, तो बिल्कुल जैसे वो सभी पेपर अच्छे हुए, केमिस्ट्री भी सबसे अच्छा हुआ, ये गारंटी है। और लास्ट जो कि हमारा फाइनल है, क्या, महातांडव 6 से 8 बजे मॉर्निंग बैच, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े, मात्र 2 घंटे में पास होने की गारंटी, मचेगा महातांडव। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ये थी हमारी पूरी तैयारी, आपको हमने बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार हमारे साथ देंगे, आप महातांडव में शामिल होंगे या बिल्कुल अपने मन मुताबिक काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं बिना सहारे एक दिन का चल नहीं सकता, तो उसी प्रकार आप बिल्कुल जुड़े रहिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ ही साथ आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छा पाइए करके आइए कि हमारी टीम आपके पास आ चुके, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस भी किया था। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की। केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की बात करें तो हम लोगों ने क्या पाया, सबसे पहले अति लघु प्रश्न। देखिए बेटा, अति लघु बात करें तो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं वो साथ ही साथ आंसर भी बताते चलेंगे। इस प्रकार एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है।
आ जाओ बच्चों फास्ट, याद करिए, ये हमने आपको बताया भी था लघु में। जो बच्चे हैं जल्दी से बताइए, फलक केंद्रित घड़ी कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती कितनी? 4। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणु संख्या गुण नहीं प्रदर्शित करता? पृष्ठ तनाव। आप नोटिस करिए, जिस प्रकार हमारे 13 चैप्टर केमिस्ट्री में है, उसी सीरियल से सभी के एक एक न्यूमेरिकल, एक एक बहुविकल्पी, एक एक अति लघु, लघु, दीर्घ को अगर हम हर चैप्टर से रिवाइज करें तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या ये इस दोनों में कोई डाउट है? उसके बाद कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक। तो याद करिए बच्चों, अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक में हम लोगों ने क्या पाया? देखिए ऊपर, लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड, या मोल लीटर सेकंड इनवर्स, या मोल सेकंड इनवर्स। तो कौन सा? मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। इस लाइन में कोई दिक्कत है? यहां तक कोई डाउट है? आपको समझ में आ रही है? कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रिया, याद है dx/dt। तो इसका आंसर क्या हो गया? मोल लीटर सेकंड इनवर्स। चैप्टर नंबर आपका आप देख सकते हैं, ठीक है, रासायनिक बलगति। शुरू के 3 बहुविकल्पी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, वरना यस सर में आंसर दीजिए। सब क्लियर है? आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? तो बच्चों याद करिए, कैनिजारो अभिक्रिया के लिए हम नंबर ऑफ कार्बन 2 की बात किए थे कि नंबर ऑफ कार्बन 2 में ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता, कैसे नहीं देता, इन सब की जानकारी हम आपको आगे वीडियो में आने वाले 26 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया कराने से बनता है क्या? अरे इजी, अल्कोहल। बताइए, इन 6 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? आ रहा है बच्चा? आगे चलें, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 6, ये आप बताइए, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है क्या? एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, NH2 समूह। जैसे ही अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, दिमाग में आता है क्या? C6H12O6। उम्मीद करते सभी हमारे बच्चों को संरचना अच्छे से याद होगी। 1 2 3 4 5 6। इधर याद करिए, यहां CHO था, ग्रुपिंग में बात करें तो H और OH था। संरचना याद कर लीजिएगा। तो इस संरचना को देखकर बताइए कि कौन सा समूह नहीं था। याद आ रहा है? बिल्कुल, एल्डिहाइड समूह। ऊपर देखिए CHO है ना, अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो 6 का 6 लगा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए, वरना क्लियर सर या यस सर में आंसर दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी न्यूमेरिकल, और आप देखिए सबसे पहला ही अति लघु का क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल। अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो हमें अपने आप से कुछ सवाल करने हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर ये सवाल करना आप सीख गए तो 100% आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी तत्व ए जिसका परमाणु द्रव्यमान दे दिया है क्या? 100। अब क्या दिया? 100 परमाणु द्रव्यमान, जिसे दिखाते m से। तो आप क्या करिए, कॉपी में लिखते चलिए क्या क्या दिया है, उस तरह हम फॉर्मूला बता देंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि संरचना में बीसीसी तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, मतलब लंबाई आया तो ये ए की वैल्यू है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ए का घनत्व ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे पूछा है क्या, रो। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है 10 ग्राम में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए, तो एक का निकालेंगे 10 ग्राम आ जाएगा। अब सवाल होगा सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों क्या करिए, कॉपी निकाल लीजिए, फॉर्मूला हम आपको याद करा रहे हैं, उस फॉर्मूले के बेस पे सभी चीजों को रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, पेज ओपन कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट लिखते चलिए। दिया है z की वैल्यू 2, m की वैल्यू 100, a की वैल्यू बेटा 400 पिकोमीटर। अब आप जानते हैं कि 1 पिकोमीटर में कितना है कि नहीं, तो चेंज कर लो, इसको सेंटीमीटर में कर लो, तो 400 गुणे 10 पे घाते -10 सेंटीमीटर। अब ये 2 0 इससे काट लो, तो 4 गुणे 10 पे घाते -8 सेंटीमीटर। बताओ पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, पूछा क्या था, घनत्व हमसे पूछ रहा है, घनत्व पूछ रहा है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये लग जाए, तो बिल्कुल है। क्या है, हम जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू z इंटू एम बाई Na इंटू A3। Na भी हम लोग जानते हैं, अवगाद्रो नंबर कहा जाता है 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई समस्या है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें z का मान पता चला गया, m का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, घनत्व हम लोग से पूछा है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, तो याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया भी था। अब इसी में क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चन में खोजिए क्या क्या दिया है, अगर आप इतना निकालना सीख गए तो 100% न्यूमेरिकल कहीं नहीं गए। अब हमें घनत्व चाहिए, रख दिया घनत्व, ठीक है। z की वैल्यू 2, m दिया था 100, रख दिया। Na की वैल्यू हमें पता है 6.022 या 23, जो भी चाहो रख लो, और a के पावर क्यूब, a की वैल्यू इतनी है, इसका क्यूब मतलब 4 गुणे 10 पे घाते -8 का होल क्यूब, ऊपर गुणा कर दो 200 हो जाएगा, नीचे क्या हो गया 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 गुणे 4 का क्यूब, मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64, 8 के 8 16 त्रिक 24, 10 पे घाते -24। अब देख सकते हैं यहां +23 है, यहां पे क्या है -24 है, तो इसको काट कर क्या कर लीजिए -1, मतलब 200/6.022 गुणे 64 गुणे 10 पे घाते -1। अब क्या करिए, -1 को ऊपर भेजिए, क्या हो गया 2000, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा 6.022 गुणे 64। अब आपका काम है इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद चेक करो आंसर कितना आ रहा है।
आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5.188 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था स्टेप नंबर 1। 2 क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था इसमें 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या। 2 क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 भागे कितना? 100। हमसे पूछा कितना है? 10 ग्राम में। अतः 10 ग्राम में क्या हो गया? 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 भागे 100 गुणे 10। काटो। देख रहे हैं? 10 से इसको काट दो, 1 0 इसमें से कटेगा तो 6.022 गुणे 10 पे घाते क्या आ जाएगा? 22। एक चीज क्वेश्चन में और पूछा है, इकाई सेलों की संख्या। अब जैसा कि कोर इसमें 2 थे तो 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 बट्टा क्या? 2 काटने पर 3.011 गुणे 10 पे घाते 23। आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। हम एक बार और समझा दे रहे, एकदम इजी हो जाएगा। क्वेश्चन को स्लोली पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करिए क्या क्या चीजें दी हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं साफ दिया था क्या? एक तत्व ए जिसका परमाणु द्रव्यमान बोला तो m की वैल्यू होगी 100 की संरचना में बीसीसी तथा एकक कोष्ठिका कोर मतलब ए की लंबाई हो गई 400 पिकोमीटर। ए का घनत्व बताइए और उसके बाद 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए, जहां पे एक मान दे दिया था अवगाद्रो संख्या Na का 6.022 भी लिखते हैं, 6.023 भी लिखते हैं। इसको करने से पहले हम क्या किए, हमें क्वेश्चन में जो दिया था वो सारी चीजें हम लोग लिख लिए। क्वेश्चन में दिया था z का मान दिया था, m का मान दिया था, a की वैल्यू दी थी। फॉर्मूला आप नोट कर लो क्योंकि बेटा सबसे जरूरी है फॉर्मूला आ गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो हम भी फॉर्मूले पर रख दिए, z की जगह 2, m की जगह 100, na की जगह इतना और a की क्यू मतलब a जितना भी है उसका 3 गुना। तो 4 का 3 गुना किए तो 64 हो गया। 8 गुणे 3 8 त्रिक 24 इतना। 10 पे घाते प्लस 23 माइनस 24 काटा तो 10 पे घाते माइनस 1 आया। कैंसिल करने पर ऊपर ये 10 पे 1 गया तो 2000 बटे इतना आया। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका इतना। ओके, ये था हमारा फर्स्ट। एक और था इसमें 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, तो 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतना दिया है। 1 ग्राम में हम क्या कर लिए, भागे 100 कर लिए। 10 ग्राम में इतना भागे 100, काट के 10 से की तो इतना आ गया। इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या के लिए क्या किए, इतना भागे 2, क्योंकि इकाई सेल 2 थी, बीसीसी था। बीसीसी में हम लोग याद करते इकाई सेल क्या होते, 2 होते हैं, और एफसीसी में याद करते इकाई सेलों की संख्या कितनी होती, 4। फंडा याद कर लीजिए कितना, बीसीसी में इकाई सेलों की संख्या 2, याद हो गया, इजी। यहां तो कोई प्रॉब्लम है?
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? क्या है भाई? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगर हम बात करें मोल प्रभाज की तो आप याद रखिएगा कि विलयन में, विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं क्या? मोल प्रभाज। हमारे बच्चे जानते बहुत अच्छे से कि अगर मोल प्रभाज की बात करें तो अगर हम स्मॉल n बनाएं तो ये हो जाएगा क्या? विलेय का मोल प्रभाज, जिसमें विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। और उसी प्रकार विलायक की बात करें तो कैपिटल कर लीजिए, क्या? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और एक फंडा बताए थे कि मोल प्रभाज का जो मान होता है वो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के योगात्मक के 1 के बराबर होता है। बताइए, डेफिनेशन लिखना है तो एक जगह कॉपी में लिख सकते हैं मेरी बातों को सुनकर। मान लो हम बात करें विलयन में तो लिख सकते हैं कि विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात, अनुपात मतलब देखो बटा है, को मोल प्रभाज कहते हैं। उसके बाद कह रहा है विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब में अवनमन का व्यंजक लिखिए। तो अगर हम राउल्ट का नियम लिखे तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग यही जानते हैं ना, P0 माइनस PS अपॉन P0 मोल प्रभाज मतलब n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? आ रहा है पकड़ में? अगर हम पूरे फॉर्मूले की बात करें तो पूरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा। स्मॉल n को खोल दो तो स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू। कैपिटल N क्या होता है? w अपॉन एम डब्ल्यू। बताइए, ठीक है? एकदम पेन कॉपी स्लोली स्लोली उठा लो, एकदम नोट कर लो। अगर कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट करना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एक M2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। बेटा क्वेश्चन जाते ही दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला, और फॉर्मूले से पहले आप क्वेश्चन को लिखते चलो कि एक M2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता, मतलब पूछा है तुल्यांकी चालकता, यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 गुणे 10 पे घाते -2 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है, और जहां पे सल्फर का परमाणु भार आपको दे दिया 32। क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई? क्वेश्चन में हमें कुछ बातों को याद करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है नोट करिए। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वैल्यू। आइए हम वैल्यू को नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर ग, इसलिए न्यूमेरिकल बता रहे कि हमारे बच्चों को आ जाए, और क्वेश्चन में पूछिए क्या दिया है। अगर दिया निकाल लिए तो बाकी चीजें आ गई। क्वेश्चन में दिया है ना H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता बतानी है आपको, तो पहले लिख लो भाई हमें क्या बतानी है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को किससे दिखाते हैं? याद करिए, ये मॉड Q या ये, ठीक है? क्या है H2SO4, M दे दिया हमको, M दिया है बच्चा। अम्ल कौन सा है? अम्ल है
H2SO4। अब इसका अणुभार निकालो, हाइड्रोजन 2 प्लस S प्लस O इंटू 4, 1 गुणे 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणे 4, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 98। बताइए, अणुभार क्लियर है? अब यहां से इसका क्या निकालो आप, ग्राम तुल्यांक निकालो, तो 98/49 कितना, 2। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप तुल्यांकी भार निकालोगे तो तुल्यांकी भार क्या था, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार था हमारा 98, संयोजकता थी 2, काटा तो कितना आ गया, 49। तो यहां से हम ग्राम तुल्यांक निकाल लिए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें तुल्यांकी चालकता आए? तो नोट करो, फॉर्मूला क्या है भाई, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c। बताइए, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? हम लोग वैल्यू लिखते चले। हमें क्या चाहिए, कप्पा दिया था 26 गुणे 10 पे घाते -2 गुणे 1000। सी निकाला, सी आपका ग्राम तुल्यांक है 2, इसको काट दो, काटने पर कितना आया, 13 गुणे 10 पे घाते -2 गुणे 1000। अब 2 से 2 काट गया तो कितना आया, 130। बताइए बेटा, ठीक है? सबसे जरूरी है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं आया तो बहुत दिक्कत है, फॉर्मूला आ गया तो सब कुछ सही है। स्कंदन की हार्डी-सुलजे नियम को क्या है समझाइए, याद करिए। अगर हम बच्चों हार्डी-सुलजे नियम की बात करें तो याद रखिएगा कि किसी आयन या स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। यही है हार्डी-सुलजे का नियम। क्या कि किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में विद्युत अपघट का वह आयन प्रभावी है जिस आवेश पर कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। आप चाहो तो मेरी बातों को सुनकर लिख भी सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। ये सारी की सारी चीजें लॉन्ग क्वेश्चन में हम आपको स्पेशली मैराथन क्लास, मार्तंडो क्लास और बाकी चीजों में कराएंगे। आज का कॉन्सेप्ट बस इतना याद करिएगा, हर एक क्वेश्चन का चप्पा चप्पा हमें नोट करना है और इसको एकदम सलीके से सॉल्व करना है, क्योंकि मॉडल पेपर का 70% पार्ट हमारे सिलेबस से मिल रहा है और जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व हुए आप देख सकते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन एग्जाम के कुछ बदल कर आ रहे हैं। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट है? आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीसरे का क। देखिए बेटा, तीसरे का क क्या करें कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अगर हम बात करें सरल घनी एकक कोष्ठिका, तो आप क्या करिए, पहले घन बनाइए। ऐसे क्या करिए, घन बना लीजिए। हमें इसी की संकुलन क्षमता बतानी है। मान लीजिए कोई A है, कोई B है, कोई C है, कोई D है, कोई E है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C D E F G H, मतलब टोटल हो गए हमारे 8 कोने। ओके,
8 हो गए क्या कोने। और हमें याद करना है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में जो संकुलन क्षमता होती है उसको निकालते कैसे। तो एक छोटा सा ट्रिक बता रहे, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, संरचना की संकुलन क्षमता क्षमता कहिए या दक्षता कहिए, बात एक है। एक परमाणु का आयतन बटे फहनी एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। अब हमारे बच्चे जानते हैं कि एक परमाणु का जो आयतन होता है वो कितना होता है भाई, 4/2 पाई आर क्यूब। फनी एकक कोष्ठिका क्या, 8 आर क्यूब गुणे क्या 100। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक परमाणु का आयतन, याद करिए, 4/2 पाई आर क्यूब और फनी एकक कोष्ठिका का आयतन अब याद करिए भाई 3 है तो 2 का 2r है, 2r का क्यूब क्या हो गया, 2r इंटू 2r इंटू 2r मतलब 2r क्यूब। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको काटिए तो 8 दूना 16, 4 आया नीचे, काटो, आंसर बताओ। आंसर ये आपका काम है, 52.4% आना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत मस्त है बेटा, आप स्क्रीनशॉट खींचते चलिए, इसको लगाते चलिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताते चलिए। आगे चले, उसके बाद कह रहे हैं अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं। तो आप जानते हैं अक्रिय गैसें वो होती हैं जो नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं, ये क्रियाशील नहीं होती, साथ ही साथ ये पूरी तरह संतृप्त होती हैं, ये इनकी विशेषता होगी। उपयोग की बात करें तो अक्रिय गैसें आदि दिमाग में कौन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो जैसा कि देख रहे हैं रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है तो कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। हीलियम, नियॉन सुना, आर्गन सुना होगा कि बल्ब में भरे जाते हैं। उसके साथ आपने सुना होगा कि जो गोताखोर होते हैं वो गोताखोर अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर में इन गैसों का मिक्सचर भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्या उपयोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने दिख रहा है क्या, आईयूपीएससी। अगर आईयूपीएससी आपको याद हो गया तो 100% बच्चा आपका सिलेबस एकदम अच्छे से हो जाएगा क्लियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी करने के लिए हमें याद करना होगा लिगेंड। जैसे यहां दिख रहे हैं लिगेंड है कौन, NH3, यहां है कौन, C2H4, है कि नहीं, कौन है, NH3 और NO2। तो यहां देख रहे हैं NH3 अंदर है, 2 बार है, तो 2 बार पे क्या था, डाई, लिख लो डाई माइन, क्लोरीन है तो क्लोरिडो,
निनिट्रो एंड प्लेटिनम है, प्लेटिनम 2। कैसे? लिगेंड के बाहर कितना था? 2, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, तो डाई हो गया। NH3 से अमाइन होता है तो माइन हो गया, Cl है तो क्लोरिडो हो गया, Na2 है तो निट्रो हो गया, N दिखा दिए, और उसका जो केंद्रीय तत्व है वो क्या है? प्लेटिनम। तो ये हो गया प्लेटिनम 2। आप मत घबराइए, आईपीएससी का पूरा एक वीडियो बनाएंगे क्या, बेसिक से, जिसमें ये सारी चीजें आपको करा देंगे क्लियर। उसी तरह अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहां पे साफ साफ दिख रहा है लिगेंड्स में कितना जुड़ा हुआ है, 3, लेकिन उसके आगे पोटेशियम है, तो इसका लिख लो पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 2। क्लियर? आईपीएससी के लिए एक पूरा वीडियो बनाएंगे, आप इसको कॉपी करते रहिए। इस तरह मॉडल पेपर का चप्पा चप्पा हम लोग को लिख लेंगे, याद हो जाएगा, हम लोग अपनी एग्जाम की कॉपी में अच्छे से करके आएंगे। ये तो भूल ही नहीं सकते, डीएनए और आरएनए। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना बनाई गई, जिसमें डीएनए में नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक अम्ल थे, जिसमें याद आपको आएगा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। उसके दोनों के आधार पर, एक संरचना के आधार पर और क्रियात्मक के आधार पर अंतर याद करिए। लॉन्ग में पूरे एक चार्ट बनवाए थे, अगर आप इसको नोट करिए तो आप उस चार्ट को देखकर आप क्लियर कर सकते हैं डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। हमें पता है, इस क्वेश्चन को देखकर हमारे बच्चों की आंखों में चमक आ गई है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही किसमें? न्यूमेरिकल्स में। इसलिए न्यूमेरिकल्स का हर एक छोटा से छोटा पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर आ जाए। जैसे अगर हम बात करें 3 नंबर की, तो 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध इतना ओम है। जो जो दिया है लिखते चलो, ठीक है? लिखते चलोगे तो दिमाग में बैठता जाएगा और आपको याद होता जाएगा। बताइए, क्लियर है? इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो व्यास 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को दिखाते R से, व्यास बटे 2, मतलब 1/2 0.5 है कि नहीं? लंबाई दे दी आपको 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या क्या है? इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता गणना कीजिए। सोचिए, 3 क्वेश्चन दिया है और तीनों के लिए अगर हमें फॉर्मूला याद हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से और सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद जो जो चीजें बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए, ये आपका हो जाएगा क्लियर। हो गया? चलिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर हम बात करें चौथे का क, हमें दिया था क्या? त्रिज्या दी थी, R की वैल्यू आधा होती है, फिर याद रखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है भाई? फॉर्मूला याद कर लीजिए, पाई
ए आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान 22/7 ए दिया है 0.5, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर या 0.785 10⁻⁻⁴। सबसे पहला चीज हम बात करते हैं क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध का फॉर्मूला अगर हम बताएं तो R = ρL/A। क्वेश्चन में घनत्व निकाल लीजिए, तो क्या हो गया रो R × A/L। R का मान दिया था 5.55 × 10⁻³ 0.785/50। आप क्या करिए, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लीजिए, 87.135 आएगा। ये आया आपका पहला ए। एक क्लियर है, तो हम दूसरे पे चलिए। दूसरा क्या है, चालकता। अब आप जानते हैं चालकता का फॉर्मूला क्या था, चालकता K = 1/ρ। इसका मान आ गया आपके पास क्या, 1/87.135 बटा करो तो कितना आया 0.01148। तीसरा, मोलर चालकता। अगर हम मोलर चालकता को देखें तो ρm कप्पा 1000 C का मान दिया था 0.05, रख लो भाई, क्या है 0.011485 1000 0.5। इसका आंसर आएगा 229.6। ठीक है, इस तरह हमारी तीनों चीज निकल गई। क्षेत्रफल निकल गया, इसका प्रतिरोध निकाल लिए, चालकता निकाल लिए, मोलर चालकता। आपको सबसे ज्यादा याद करना है फॉर्मूला, चालकता का क्या, मोलर चालकता का क्या। रो ये इसका घनत्व है। अब आपको छोटी सी बात बता रहे, वो आपको याद आएगी। हमने क्लासरूम में इन दोनों के बारे में बताया था, पेप्टीकरण और अपोहन। याद करो पूजा, बताया था ना पेप्टीकरण क्या है, कोलाइडी विलयन में होता है। अपोहन भी एक कोलाइडी विलयन क्रिया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी वृक्क पूरी तरह काम करना बंद कर दे, ऐसे पर्सन को हमेशा समय समय पर रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। उस संपूर्ण क्रिया को कहते हैं क्या, अपोहन। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए, विधि संरचना सूत्र। यह भी याद करिए, जब ऑर्गेनिक पढ़ाए थे तो उसमें अच्छे से बताया था। यह तो बोल ही नहीं सकते। ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए। अगर हम बात करें किसकी, ग्लूकोज, तो हमारे बच्चे अच्छे से जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। लेकिन जब इसकी संरचना सूत्र की बात करेंगे तो ऊपर हो जाएगा CHO, COH, CH, कार्बन 6 है, COH, फिर COH, फिर CH2OH। गिनिए, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। H H OH H। आप कोशिश कीजिएगा, आप अपने एग्जाम में अगर ऐसे संरचना बनाएंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है
कि इससे ग्लूकोसैकेरिक अम्ल और ग्लूकोऑक्सिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ग्लूकोसैकेरिक अम्ल और ग्लूकोऑक्सिक अम्ल, इन दोनों को याद करिए समीकरण बेटा। तो आपके पास क्या था, ग्लूकोज, ये हो गई संरचना। या अगर हम पहले को बात करें, कौन सा, ग्लूकोसैकेरिक अम्ल के लिए आपके पास क्या था, ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या कर दीजिए, ऑक्सीकरण, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सैकेरिक अम्ल में। क्या, COOH CHOH का होल टेट्रा COOH, ये आपका हो जाएगा क्या, सैकेरिक अम्ल। ठीक है। स्टेप टू क्या चाहिए, ग्लूकोजन से ऑक्सिम अम्ल, है ना, ऑक्सिक अम्ल के लिए क्या हो गया, CHOH होल टेट्रा CH2OH, इसका क्रिया करा दो NH2OH से, तो CH डबल बॉन्ड NOH CHOH और CH2OH। देखो एकदम फंडा, एकदम इजी है। आपको ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखने, ये ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है, इसको हम ऐसे तोड़ दिए तो ये होगी इसकी संरचना। इसके बाद कह रहे हैं कि ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये हो गया। सैकेरिक अम्ल के लिए इसका करा दिए ऑक्सीकरण, तो जहां CHO बनता था वहां पे बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक COOH, CHOH का होल टेट्रा COOH, ये हो गया सैकेरिक अम्ल। अब हमसे दूसरा स्टेप कह रहा है, ये हमारा स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 2 है, ग्लूकोजन से ऑक्सिक अम्ल बनाना है। तो ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला था। अब कहोगे सर ये CHOH का होल टेट्रा कहां से आ गया, ये 1 2 3 4, तो हम 4 बार न लिखकर सिर्फ क्या लिख दिए, 1 लिख के 4, और लास्ट में क्या लिख दिए, CH2OH। अगर हमें इसे ऑक्सिक अम्ल बनाना है तो ऑक्सिक अम्ल के लिए ये NH2OH से रिएक्ट करेंगे, जो ये बॉन्ड शो कर देगा, बाकी देखो सेम है, नो चेंज। तो इस तरह हमारे रासायनिक समीकरण हो जाएंगे पूरे। अब फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, रासायनिक अम्ल का 100% एक टॉपिक बनाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले। ठीक है, आगे चले, यहां तक कोई डाउट है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर उसकी एंट्रोपी का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, तो एंट्रोपी के हिमांक में कमी बताइए, एंट्रोपी के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी बताइए, 300 केल्विन पर घोल का परासर दाब, X के अणु का द्रव्यमान और अणुभार बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और आप देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, याद करिए आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इन सब के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझाए थे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयुकाल का अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अब ये तो भूलिएगा नहीं, संक्रमण तत्व किन्हें कहते, तो आपको बताया गया था कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में हमारा आवर्त सारणी है। तो संक्रमण तत्व मुस्ली कहे जाते हैं
डी ब्लॉक। डी कहलाते हैं क्या? संक्रमण तत्व। अब सवाल होता है सर संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या बदलती है, ये परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ संक्रमण इसलिए भी होते हैं कि इनकी उपस्थिति से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आप देखोगे कि संक्रमण तत्व जो मुख्यतः एक तत्व और के नाम से जानते हैं, उत्प्रेरक। जैसे आपने चॉइस देखा होगा, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, इनका ज्यादातर प्रयोग करते क्या? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलने में। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है इन्हीं के द्वारा। अब कहा जाए ये रंगीन आयन बनाते हैं, तो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं इस बात को नोटिस करिए। ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, है कि नहीं? तो अंतराकाशी यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये अपने रिक्त स्थान को छोड़ देते हैं, और रिक्त स्थान छोड़ने से इनका स्थान जो है वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं? अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट, लिगेंड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईयूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लिगेंड, जो जुड़ा होता है केंद्रीय तत्व से। जैसे अगर हम बात करें K4FeCN6, तो आप कह सकते हो कि ये जो Fe है वो केंद्रीय तत्व है, और जो Cn है वही होता है लिगेंड। जैसे अगर आपको याद होगा कि ये Cn है तो साइनो हो गया, उसी तरह अगर आपसे लिगेंड पूछे H2O, तो H2O का होता है एक्वा। इसीलिए आप देखो कि बॉटल में लिखा होता है एक्वाफिना, एक्वागार्ड, तो वो केमिस्ट्री का लिगेंड है। बताइए, हो गया बेटा? चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। क्या है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। क्यों? हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। अब या तो ये क्वेश्चन करो, या तो आपके दिमाग में आएगा इससे अच्छा क्यों न सर हम ये वाला कर ले, हैबर विधि। हैबर विधि में सर ने अमोनिया के निर्माण के लिए बताया था कि हम एक संबंधित 3 का ले ले मिश्रण। मिश्रण किसका ले? कि अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब और 150 से 250 केल्विन ताप पर, तब बनता है अमोनिया गैस। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दीजिए, यहां 2 गया, ये 2 तिहाई 6, तो यहां हो गया 3। इसीलिए यहां पे अनुपात लिए थे क्या? 1 संबंधे 3 का। बताइए बच्चा, क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? ये ठीक है? आगे चलें। हमसे कह रहा है कि अमोनिया गैस के निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए। अगर बच्चों याद होगा तो इसका चित्र हम एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में कराए थे, फिर भी जो बच्चे अगर रफली देखना चाहते तो आप याद करिए, यहां पे एक मोर्टार लगवाए थे, कुछ ऐसे था, जिसे कंप्रेसर पंप कहते। ठीक है,
फिगर को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में अगर आप फिगर को अच्छे से बनाते चलेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा है, वो उसने फिगर बहुत अच्छे से बनाया है। आप घबराइएगा नहीं, सबके फिगर के लिए हम एक ऐसा प्रयोगशाला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी किस प्रकार हमें अपने क्लास में अच्छे से करना है। इसी में द्रव अमोनिया भरेंगे, ये हमारा उत्प्रेरक कक्ष होगा, ये कंप्रेशर पंप होगा। चित्र को देखकर कुछ याद आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। अब जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिप्पणी दीजिए। हम समीकरणों पर टिप्पणी देंगे। जैसे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रायमंड टीमेन अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण क्या है। इसके अलावा कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसा एक और नाम बता रहे हैं, मान लो यहां स्पेस है, यहां लिख दे रहे हैं। रायमंड टीमेन हो गया, कोल्बे हो गया, ग्रिगनार्ड हो गया, कैनिजारो हो गया, पांचवा आप याद कर लो वुड्स हो गया, ये तो भूलिएगा ही नहीं। और दो तीन याद कर लो। वुड्स के बाद एक और ग्रिगनार्ड हो गया, कैनिजारो हो गया, विलियमसन हो गया, रायमंड टीमन, कोल्बे, ल्यूकास और एक बैचमैन। इतनी सारी अभिक्रियाओं का एक संग्रह बनाएंगे जो आपको इन दोनों में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों में 100% ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप अच्छे से अपने एग्जाम में सभी चीजों को करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए टिप्पणी के बाद आता है क्या होता है जब। यहां पे सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देने। रासायनिक समीकरण बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला, जैसे यहां कह रहे हैं ना फिनॉल को जिंक के साथ, तो फिनॉल का फॉर्मूला अगर आप ऐसे बनाओगे तो और अच्छा है, ऊपर लगा दो OH। इसकी क्रिया किसके, जिंक चूड़ मतलब Zn के साथ, तो क्या बनेगा। अब आपको याद रखना है कि जिंक फिनॉल के साथ क्रिया करके बन जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड, और यहां सिर्फ बनेगा क्या, बेंजीन। तो इस बात को नोटिस करना है कि किसका ऑक्सीकरण होगा और क्या बनेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री पर गर्म किया जाता है। अब आपके पास क्या है, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, H2SO4 के साथ गर्म करें, टेम्परेचर रखें हम लोग 160 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो बनेगा क्या, तोड़ दो इसको, C2H5O C2H5 और बन जाएगा H2। इसे क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आ रहा है, आगे देखो इसी की क्रिया कह रहा है कि डाई एथिल ईथर, फॉर्मूला बोर्ड पे है कौन, C2H5O C2H5 पर किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब याद करिए हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब कौन, HI।
अब इनकी क्रिया करा रहे, अब इनकी क्रिया से क्या बनेगा, तो बन जाएगा क्या, C2H5OH एथिल अल्कोहल और C2H5I एथिल आयोडाइड, यही तो है हमारा इथेनॉल। तो समीकरण बनाने के लिए समीकरण की छोटी छोटी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए, ये चीजें हो जाएंगी एकदम क्लियर। आगे चलें, चौथा क्या कह रहे हैं भाई, चौथा फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। अब याद करिए भाई फिनॉल का फॉर्मूला, तो फिनॉल यहां ऊपर लिखे, ऐसे बना लो, फिनॉल हो गया, या इसमें क्या मिला रहे, ब्रोमीन और जल, मान लो Br2 और H2O, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल अपनी जगह, अब बन जाएगा 3Br, जिसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। बेटा समीकरण, समीकरण बहुत फंसाएगा, समीकरण न्यूमेरिकल बहुत फंसाएगा, थ्योरी तो मान लो कर लोगे, इसीलिए समीकरण और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हम आपकी प्लानिंग में बहुत साथ देंगे, ठीक है। और लास्ट कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराकर जल अपघटन किया जाता है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो HCHO, ग्रिग्नार्ड की बात करेंगे तो RMgX। अब ये क्रिया कर कर क्या बनाएंगे, RCH2OMgX, और अगर इनकी फिर क्रिया करा दिए H2OH+ के साथ, तो ये बन जाएगा RCH2OH एल्कोहल, और इसके साथ बन जाएगा MgOHX। बताइए बेटा, समीकरण क्लियर है? देखिए समीकरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट खींचकर रख सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। ओके, कॉपी करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस खत्म है। एरिल हालाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होता है, या निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपने मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक होता है, या एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया को ऑर्थो पैरा निर्देशित करता है। एल्किल हालाइड ध्रुवीय होते हैं, जल में अभिक्रिय होते हैं, या प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन, देखिए फिनॉल एवं बेंजोइक, एसिटोफिन या कौन बेंजोफिनान, या इसके अलावा कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग के एग्जाम में दो बहुत है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, कौन है, ब्रोमोबेंजीन से 1-फेनिल एथेनॉल। अब फॉर्मूला याद करिए, ब्रोमोबेंजीन मतलब ऐसे बेंजीन बना के ऊपर Br। बेंजोइक अम्ल, क्या फॉर्मूला बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल बेंजीन बनाकर ऊपर COOH, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सिल, प्रोपेनोन से प्रोपीन, प्रोपेनोन मतलब CH3 CO CH3, प्रोपेन C3H6 और 2 8। बेंजोइक अम्ल से M नाइट्रोबेंजिल, ये वो इंपॉर्टेंट है जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए हैं। आप सबके एक एक पॉइंट बना लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे या तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके मैसेज को फॉलो करेंगे और आपके बताए हुए सभी चीजों का सॉल्यूशन देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर शुभम क्लासेस से जुड़े रहिए, आपके मार्क्स आएंगे, ये हमारी टीम की 100% वाली गारंटी है। चलो बाय बाय।